हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अकाउंट्स क्लिनिक। अच्छा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर मार दीजिए। चलो, अब इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरी बात ध्यान से सुनना। टोटल 5 फीचर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैं इसी लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगा। तो अगर ये पांचों फीचर्स फुलफिल हुए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये पांचों फीचर्स फुलफिल हुए तो अपन कह सकते हैं यस इट इज अ पार्टनरशिप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और पांचों में अभी इसके बाद लिखवाऊंगा। तो अगर ये पांचों फीचर्स फुलफिल हुए तो अब अपन कह सकते हैं यस इट इज अ पार्टनरशिप। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर, 2 और मोर पर्सन। ध्यान से सुना, सबसे पहला फीचर ऑफ पार्टनरशिप है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए। चलो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए। ध्यान से सुना, कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए। अब आगे लिखा हुआ है 2 और मोर। सुना, ये तो पता है कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। अच्छा, अगर सिंगल पर्सन है तो वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। और मोर, अब मोर में कितने होने चाहिए ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। सुनना मेरी बात, फिर से बोल रहा हूं कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। आगे लिखा हुआ है 2 और मोर। अब मोर में कितने होने चाहिए ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। चलो, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मतलब अगर पार्टनरशिप को फॉर्म करना है तो कम से कम 2 पर्सन्स का होना जरूरी है। और आगे लिखा हुआ है एंड ऑल सच पर्सन्स शुड बी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, जो भी पर्सन्स पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होने चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होने चाहिए। ध्यान से सुनना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होने चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर अपन क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप इज गवर्न्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सर ये बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैसे आ गया? डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है? सुना, फिर से बोल रहा हूं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप इज गवर्न्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो फीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही गवर्न होंगे। तो सर बीच में आपने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्यों घुसा दिया? सुना मेरा आंसर। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिख रखा है कि ऑल सच पर्सन शुड बी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा है कि जो भी पर्सन्स पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होने चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होने चाहिए। बट ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के साथ साथ अपन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑल सच पर्सन शुड बी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। बस ये लिखा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होने चाहिए। बट ये नहीं लिखा हुआ है कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए अपन को क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो क्या बोलता है? ऑल पर्सन्स आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सारे पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ इन 3 को छोड़ के। पहला, माइनर पर्सन। अच्छा, माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से कम होती है। अब वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड समझ गए, जो दिमागी तौर पर पागल है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब जिसको कानून ने डिस्क्वालिफाई कर रखा है। जैसे मान लो कोई मर्डरर हुआ, कोई क्रिमिनल हुआ, कोई चोर हुआ, तो दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये 3 पर्सन्स को छोड़ के बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है। क्लियर? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
तीन पार्टनर हैं ए बी सी, ध्यान से सुनना, तीन पार्टनर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। अब मुझे जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल ए की जो एज है, मान लो ए की जो एज है वो है 21, बी की जो एज है वो है 20 और जो सी की एज है वो है 17। ए की कितनी बताई मैंने 21 और बी की कितनी बनाई मैंने 20 और सी की मैंने कितनी बताई 17। तो अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, क्या दे फॉर्म अ पार्टनरशिप, क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो, दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप बिकॉज उसमें से एक पार्टनर है सी, उसकी एज कितनी है 17, तो वो 17 मतलब कौन है, वो माइनर, और माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट नोट क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज मेंशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब सर अपन जब पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप तो बीच में आप लेके आ गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब वापस आप बीच में लेके आ गए कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या लोचा है? सुनना बेटा, ये लोचा क्या है वो मैंने ऊपर अंडरलाइन कर दिया, पहले से ही मैंने कर दिया था। क्या कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2%, अच्छा इनफैक्ट मैं तो ये बोल रहा हूं, जब डेफिनेशन की बात करें ना अपन, जब अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप की, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि भैया पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, मतलब वहां पे न मिनिमम न मैक्सिमम की लिमिट लिखी हुई है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, बट मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तब डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। अब मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, वो नहीं लिखा है, और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मिनिमम 2 पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। अब मैक्सिमम कितना लिखा हुआ है, वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो उसके लिए अपन को, अगर आपको मैक्सिमम पार्टनर्स जानने हैं कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो उसके लिए अपन को फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013, जो क्या बोलता है सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स in partnership firm is mentioned under Companies Act 2013, that is 50, मतलब 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, और अगर 50 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म तो वो इलीगल पार्टनरशिप में काउंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो अब पता पड़ गया कि ये बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये कंपनीज एक्ट में बीच में क्यों लाया, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होने चाहिए। अब कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है वो तो नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए अपन को क्या फॉलो करना पड़ेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है कि पर्संस होने चाहिए, और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 2 पर्संस मिनिमम होने चाहिए। अब मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए अपन को क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013, जो मैक्सिमम लिमिट कितनी बताता है, 50 पर्संस शुड बी मैक्सिमम इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन फीचर देखते हैं विच इज एग्रीमेंट। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट। ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन, नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए पहला 2 और मोर पर्संस होने चाहिए और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होने चाहिए। यहां तक क्लियर? सेकंड फीचर ये बोलता है कि जो भी पर्संस पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए हैं, जो भी पर्संस पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी चलेगा और रिटन भी चलेगा, बट इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। इज इट क्लियर? मतलब जो भी पर्संस पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब एग्रीमेंट ओरल भी चलेगा और रिटन भी चलेगा। ओरल मतलब मुंह जबानी, ओरल मतलब मुंह जबानी, कोई लिखित में नहीं है। और रिटन मतलब अगर आप ओरल को सुना, जो मुंह जबानी है, अगर उसको आप पीस ऑफ पेपर पे लिख देते हो तो वो क्या हो जाएगा, रिटन एग्रीमेंट। अब आगे लिखा हुआ है नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। अब समझना, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब पर्संस के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। अब समझाता हूं मैं, नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लो 2 पार्टनर है, 2 पर्सन है, मान लो 2 पर्सन है, एक का नाम है अजय,
एक का नाम है विजय। ध्यान से सुनना, मैं ये समझा रहा हूं, नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। दो पर्सन है, एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, वो दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, अजय और विजय। अब मान लो अजय ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अजय ने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया वेस्टर्न ड्रेसेस का। किसका? वेस्टर्न ड्रेसेस का। अब सुनना, क्या होता है कि अजय जब भी घर पे खाना खाने जाता है तब विजय उसकी दुकान पे आके बैठता है। अजय जब भी परचेजिंग करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है तब विजय शॉप पे आके बैठता है। जब भी अजय को मार्केटिंग के लिए बाहर जाना होता है तब विजय उसकी शॉप संभालता है। तो अब सुना, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या दे बोथ आर पार्टनर्स? यस और नो? The answer is no, they are not in a partnership business because partnership comes into existence by the agreement। अच्छा, क्या उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। तो लोगों को क्या लगता था कि भैया आधा टाइम अजय रहता है, आधा टाइम विजय रहता है। तो लोगों को क्या लगता था? लोगों को बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ये लगता था कि ये दोनों पार्टनरशिप है। क्यों? क्योंकि आधे टाइम शॉप पे अजय रहता था और आधे टाइम शॉप पे विजय रहता था। तो लोगों को बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, सुना, लोगों को बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ ये लगता था कि भैया ये दोनों कौन है? पार्टनर। ये दोनों कौन है? पार्टनर। बट ये दोनों पार्टनर नहीं है बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एग्रीमेंट, आइदर ओरल और रिटन, नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर है? बढ़े आगे। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिजनेस। अच्छा, ध्यान से सुनना, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में बिजनेस अच्छे से पढ़ा होगा कि भैया बिजनेस क्या होता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है? देयर शुड बी अ लीगल, सुनना, देयर शुड बी अ लीगल बिजनेस अमंग द पार्टनर्स। अब नेक्स्ट फीचर ये बोलता है कि जो भी पर्संस पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, समझना, जो भी पर्संस पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं उनके बीच में बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। एन इलीगल पार्टनरशिप, सुना, एन इलीगल बिजनेस कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। मैं फिर से बोल रहा हूं कि भैया जो भी पर्संस पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं उनके बीच में बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस लीगल होना चाहिए। An illegal business cannot constitute a partnership. Is that clear? चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो दो पर्सन है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। अब उन दोनों ने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, अपन स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं। दे बोथ आर एग्रीड, मतलब दोनों ने आपसी सहमति से ये विचार किया कि चलो एक काम करते हैं, स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं, स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं। तो अब मुझे बताना, मेरा क्वेश्चन ये है कि आर दे इन अ पार्टनरशिप बिजनेस? पहले फीचर्स देखो, पहला टू और मोर पर्सन, यस, टू पर्सन्स आर देयर, राम एंड श्याम। सेकंड, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, यस, वो दोनों आपसी सहमति से एग्री हो गए कि भैया दोनों स्मगलिंग का बिजनेस करेंगे। थर्ड थिंग, बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस भी लीगल होना चाहिए और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्मगलिंग का जो बिजनेस है वो लीगल है या इलीगल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आर दे इन अ पार्टनरशिप बिजनेस? No, they are not in a partnership business because the business which they are carrying is a illegal business and there should be a legal business among the partners. Is that clear? चलो, note, a joint ownership of some property cannot called partnership। समझना, किसी भी प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओनरशिप में ले लेना वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। जैसे इसी दो पार्टनर्स जो हैं, दो पर्सन्स, मैं यही नाम लेता हूं, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम। चलो मान लो राम एंड श्याम गोवा घूमने गए, समझना, मान लो राम एंड श्याम गोवा घूमने के लिए गए। अब वहां पे उनको एक प्रॉपर्टी अच्छी लगी, वहां पे क्या, उनको एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हाथों हाथ वहीं सौदा कर दिया और उन्होंने सोचा कि यार ये प्रॉपर्टी जब आज से 3, 4, 5 साल बाद जब इसकी रेट बढ़ेगी तब उसको बेच देंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो अपन आधा आधा बांट लेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है, आर दे इन अ पार्टनरशिप बिजनेस? क्या ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी
कुछ समय के लिए और भविष्य में आगे बेच देंगे, जब प्राइस बढ़ेगी तब बेच देंगे, तो क्या आर दे इन अ पार्टनरशिप बिजनेस? The answer is no, they are not in a partnership business because the joint ownership of some property cannot call the partnership. अच्छा मुझे बताओ, कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी ओनरशिप में ले लेना जॉइंटली कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी ओनरशिप में ले लेना, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि सुना, पहला फीचर क्या है? 2 और मोर पर्संस, यस 2 पर्संस आर देयर। सेकंड, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, यस उनके बीच में एग्रीमेंट है। थर्ड, बिजनेस होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या राम और श्याम रियल एस्टेट में डील करते हैं क्या उनका काम ही प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, क्या उनका काम यही है क्या? नहीं, उनका ये काम नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस तब होता है जब वो रेगुलर एक्टिविटी में होता है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये उन दोनों का रेगुलर एक्टिविटी है क्या? नहीं। क्या वो रेगुलरली प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, क्या उनका रेगुलर एक्टिविटी है? नहीं। तो वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से सुनना, जो भी पर्संस पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं उनके बीच में कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी पर्सन पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं उनके बीच में कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। There must be a profit sharing ratio between the partners. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो भले इक्वली क्यों ना हो, बट कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। Joining hands for some charitable activity cannot constitute a partnership. ध्यान से सुनना, joining hands for some charitable activity cannot constitute a partnership. जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, 2 पर्सन है, एक का नाम है सीता, एक का नाम है गीता। अब उन दोनों ने आपसी सहमति से बाय अ प्रॉपर एग्रीमेंट उन्होंने डिसाइड किया दैट लेट्स स्टार्ट अ चैरिटेबल क्लिनिक। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? लेट्स स्टार्ट अ चैरिटेबल क्लिनिक। तो अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि आर दे बोथ इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, यस और नो? No, they are not in a partnership business because the activity which they are carrying is a charitable activity, and joining hands for some charitable activity cannot constitute a partnership. अब मुझे बताओ, 2 or more persons, yes 2 or more persons are there. सेकंड, उनके बीच में एग्रीमेंट है, हाँ दोनों आपस से सहमत है कि भैया चैरिटेबल क्लिनिक रन करना है। नेक्स्ट, अब वो बिजनेस है, यस इट इज अ बिजनेस बिकॉज बिजनेस एक प्रॉफिट मोटिव भी होता है और एक नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव भी होता है, तो यस इट इज अ बिजनेस। अब मुझे बताओ, क्या उनके बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग है? नहीं सर, चैरिटेबल क्लिनिक है तो चैरिटेबल में तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो उनके बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ही नहीं, सो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस। बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए मैंने क्या बोला, सारे फीचर्स होना जरूरी है, तो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो फीचर है वो इसके अंदर मिसिंग है। तो भैया आर दे इन अ पार्टनरशिप बिजनेस? नो, दे आर नॉट इन अ पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज जॉइनिंग हैंड्स फॉर सम चैरिटेबल एक्टिविटी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। बड़े अच्छा, ये नोट ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस ऑल्सो। ध्यान से सुनना, मैं जो सुना रहा हूं, यह जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉसेस बियर करें। सुना ध्यान से सुनना, हर पार्टनर का ये राइट है कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, हर पार्टनर का ये राइट है कि उस प्रॉफिट में उसका शेयर उसको मिलना चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉसेस बियर करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर पार्टनर का ये राइट है कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में उसका शेयर उसको मिलना चाहिए, ये हर पार्टनर का राइट है। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉसेस बियर करें। अ पार्टनर कैन बी एग्जम्प्टेड मतलब छूट। A partner can be exempted from losses if partnership deed provides so. अब मान लो अगर अपन ने किसी भी पार्टनर का नाम पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि भैया इस पार्टनर से लॉसेस की रिकवरी नहीं होगी, तो इन केस ऑफ लॉस वो पार्टनर एग्जम्प्ट हो चुका है फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस बिकॉज हिज
और हर नेम इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर पार्टनर का ये राइट है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, हर पार्टनर का ये राइट है कि उस प्रॉफिट में उसका शेयर उसको मिलना चाहिए। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर मस्ट बियर लॉसेस। अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो लॉसेस से एग्जम्प्ट हो सकता है, बट इट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? 4 फीचर अपन पढ़ चुके हैं, एक 5वां फीचर अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो लास्ट फीचर देखते हैं, विच इज बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझना, लास्ट फीचर है विच इज बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझना, जो भी पर्सन्स बिजनेस रन कर रहे हैं, जो भी पर्सन्स बिजनेस कर रहे हैं, या तो वो बिजनेस सब मिलके चलाएं या तो कोई एक सबके बिहाफ पे चलाएं। समझना, ये फीचर ये बोलता है कि जो भी बिजनेस पर्सन्स रन कर रहे हैं, जो भी बिजनेस पर्सन्स रन कर रहे हैं, वो बिजनेस या तो सब मिलके चलाएं या तो कोई एक सबके बिहाफ पे चलाएं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम, मोहन। समझना, 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम और मोहन। राम और श्याम ये दोनों स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। राम और श्याम ये दोनों कौन है? स्लीपिंग पार्टनर्स। अब सर स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होता है? ध्यान से सुनना। स्लीपिंग पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो रिस्क भी उठाते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं, बट वो बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर से बोल रहा हूं, स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो रिस्क भी उठाते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग भी बांटते हैं, बट वो बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते। अब बात करें अगर अपन मोहन की, समझना, अब अगर अपन बात करें मोहन की, तो मोहन इज अ एक्टिव पार्टनर। मोहन इज अ एक्टिव पार्टनर। तो अब क्या हुआ, राम और श्याम ज्यादातर बिजनेस में रहते नहीं है, तो राम और श्याम ने मोहन को बोल दिया कि मोहन, यू हैव द राइट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ आवरसेल्व्स ऑन योर बेस्ट जजमेंट। मतलब राम और श्याम ने मोहन को एक राइट दे दिया कि मोहन, तेरे को अगर अच्छा लगे, तेरे को हम राइट दे रहे हैं कि भैया तेरे पास राइट है कि तू हम दोनों के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। तो अब पता है क्या हुआ? समझना, अब पता है क्या हुआ? अब राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन, इनके बीच में एक रिलेशन मेंटेन हो गया, और वो रिलेशन है मोहन हो गया एजेंट। समझना, मोहन हो गया एजेंट, राम और श्याम हो गए प्रिंसिपल। मोहन कौन हो गया? एजेंट। राम और श्याम कौन हो गया? प्रिंसिपल। तो अब सुनना, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, अब मैंने ये बोला कि मोहन अगर कोई भी एक्ट करेगा, मोहन अगर कोई भी एक्ट करेगा तो उससे प्रिंसिपल भी बाउंड होगा। समझना, राम और श्याम ने अथॉरिटी किसको दे दी? मोहन को। और मोहन को क्या बोला? मोहन, तुम कोई भी एक्ट कर सकते हो इन योर बेस्ट जजमेंट, तुमको अगर अच्छा लगे तो तुम अपने हिसाब से कोई भी एक्ट कर सकते हो। तो अब इस सिचुएशन में मोहन और इन दोनों में, मोहन और इन दोनों में एक रिलेशन मेंटेन हो गया। ये दोनों हो गए प्रिंसिपल और मोहन हो गया एजेंट। तो अब सुनना मेरी बात कि अगर एजेंट ने कोई एक्ट किया, समझना, अगर एजेंट ने कोई भी एक्ट किया तो उससे प्रिंसिपल भी बाउंड होता है। बाउंड का मतलब अगर उस एक्ट से मोहन को फायदा हुआ तो राम और श्याम में भी बटेगा, और उस एक्ट से अगर नुकसान हुआ तो राम और श्याम से भी रिकवर होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो अब इसमें लिखा हुआ है कि भैया या तो इस बिजनेस को सब मिलके चलाएं, या तो राम, श्याम, मोहन ये तीनों इस बिजनेस को चलाएं, या तो कोई एक, सुना, या तो कोई एक सबके बिहाफ पे चलाए। तो अगर कोई एक सबके बिहाफ पे चलाएगा तो वो एक हो जाएगा एजेंट और बाकी हो जाएंगे प्रिंसिपल। तो अगर एजेंट ने कोई एक्ट किया, समझना, अगर एजेंट ने कोई एक्ट किया तो उससे प्रिंसिपल भी बाउंड होता है। मतलब अगर एक्ट से इसको फायदा हुआ तो इनको भी बटेगा, और अगर इसको नुकसान हुआ तो इनसे भी रिकवर किया जाएगा। क्लियर? चलो अब अपन लैंग्वेज पढ़ लेते हैं।
इट मींस एवरी पार्टनर इज अ एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। मैंने अभी आपको बताया पार्टनर एजेंट भी हो सकता है और पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है। इस केस में अगर मैं इसकी बात करूं तो मोहन एजेंट और ये दोनों प्रिंसिपल। आ रही बात समझ में? मोहन कौन हो गया? एजेंट, और ये दोनों कौन हो गए? प्रिंसिपल। एन एजेंट, सुना, एन एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर। अब मुझे बताओ यहाँ पे एजेंट कौन है? मोहन। तो ये मोहन, सुना, कौन है? एजेंट। अब ये मोहन क्या कर रहा है? राम और श्याम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देयरबाय बाउंड देम थ्रू हिज एक्ट। तो मोहन क्या कर रहा है? मोहन कौन है? एजेंट। और मोहन क्या कर रहा है? राम और श्याम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मोहन क्या कर रहा है कि ये जो भी एक्ट करेगा उस एक्ट से राम और श्याम को भी बाउंड करेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? एज अ प्रिंसिपल होने के नाते ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है? राम और श्याम। तो प्रिंसिपल होने के नाते राम और श्याम को बाउंड होना पड़ेगा किससे? मोहन अगर कोई एक्ट करेगा उससे। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई कि भैया एजेंट होने के नाते, ये सुना, एजेंट होने के नाते ये क्या करेगा? इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा और अपने एक्ट से बाउंड करेगा। और प्रिंसिपल होने के नाते इनको एजेंट के द्वारा एक्ट किए गए, एजेंट ने कोई भी एक्ट किया तो उससे इन दोनों को बाउंड होना पड़ेगा। मतलब अगर इसको फायदा हुआ तो इन दोनों में बटेगा और नुकसान हुआ तो इन दोनों से भी रिकवर होगा। इज इट क्लियर? चलो अब अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने कौन कौन से फीचर्स पढ़े? सबसे पहला, 2 और मोर पर्संस, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्संस आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? सारे पार्टनर्स, सारे पर्संस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ 3 को छोड़ के, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी 50 इज मेंशन इन कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड, पार्टनरशिप तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब एग्रीमेंट होता है। इट कैन बी ओरल और रिटन, नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। थर्ड, अपन ने देखा था बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस लीगल होना चाहिए। जॉइनिंग हैंड्स फॉर, सुना, जॉइनिंग द जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। उसके बाद अपन ने देखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। और सुना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। जॉइनिंग हैंड्स फॉर सम चैरिटेबल एक्टिविटी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। और उसके बाद मैंने एक नोट भी बोला था कि भैया ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉसेस बियर करें, बट सुना, ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉसेस बियर करें। अगर कोई भी पार्टनर चाहे तो वो लॉसेस से एग्जम्प्ट हो सकता है, बट इट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। और अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा कि या तो वो जो बिजनेस है या तो वो सब मिलके चलाएं या कोई एक सबके बिहाफ पे चलाएं। तो ये पांचों अगर फीचर्स फुलफिल हुए तो अपन कह सकते हैं यस, इट इज अ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।